Yes, good afternoon everybody. So this is R.D. Sharma, solve example number 12, page 7.12. इसके पहले solve example number 10 जो आपने किया वो भी same type का question था. Now I told before this, whenever I am giving the explanation, everybody has to pay attention, including last benches. Okay, including last bench, everybody. Just pay attention, close your books, keep it up and down. And whatever I am saying, actually just try to transfer it in your brain, board, brain. That is important. This transfer is most important from board to brain. So R.D. Sharma, solve example number 12, page 7.12. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इन फिगर 7.21 ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था. ठीक है, D is parallel to AQ. देखने समझ में आ रही है, ये AQ है, देखिए AQ उससे पैरेलल D है. D किसके साथ पैरेलल है? AQ. बताए अगर D AQ के साथ पैरेलल है तो हम BPT अप्लाई करेंगे. ठीक है, और कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे? जहां पे DE और AQ आ रहा. कौन से ट्रायंगल में? जहां पे DE भी आ रहा और AQ भी आ रहा है. यस और नो? सो हमको दिया है कि D is parallel to AQ. ये है D, ये है AQ, ये दोनों पैरेलल दिया है. तो हम यहाँ पे जब भी एक्चुअली ट्रायंगल के एक साइड से एक लाइन पैरेलल दी हुई है, हमको अप्लाई करना है BPT. ठीक है, लाइक दिस. बेसिकली दो चीज अप्लाई कर सकते हैं आप. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी पढ़ने के बाद देखेंगे. ठीक है, लेकिन पहला फर्स्ट थिंग एक्चुअली BPT अप्लाई करेंगे. कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है. जो जो लाइंस हमको दिया हुआ है वो लाइन जिस ट्रायंगल में है, बताइए कौन कौन सी लाइंस है? D और कौन सा है? AQ. तो देखिए ये है D, ये है AQ. बताइए कौन से ट्रायंगल में आप अप्लाई करेंगे? PQA. P से Q, Q से A, A से P. दिख रहा है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल में क्योंकि D दिया पैरेलल टू AQ, इसलिए यहाँ पे BPT अप्लाई करेंगे. और BPT क्या है? अगर किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन जो ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाकी दो लाइंस को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके दो टुकड़े. जैसे लाइन जो PQ है इसका पॉइंट E पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका एक टुकड़ा आ रहा है PE और एक पार्ट आ रहा है EQ. तो इनका रेशियो मतलब P/EQ, इसका आंसर. और दूसरा कौन साइड को इंटरसेक्ट कर रहा? PA को. कौन से पॉइंट पे? D पे. और इसके दो पार्ट्स आ रहे, एक PD आ रहा और दूसरा D आ रहा. सो PE/EQ का जो आंसर आएगा रेशियो का, वही आंसर किसका आएगा? PD/DA का. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया है? DF इज पैरेलल टू AR. महांक, DF इज पैरेलल टू AR. यस, तो देखिए DF है ये और ये AR है. हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे जहां पे DF भी आ रहा है, AR भी आ रहा है? कौन सा ट्रायंगल? ये P. यस, तो यहां पे देखिए DF इज पैरेलल टू AR दिया, मतलब DF भी लेना हमको, AR भी लेना है. ठीक है, बैठ जाइए. क्या क्या लेना है एक्चुअली? DF इज पैरेलल टू AR. तो जहां पे DF आ रहा है वो भी लेना और AR को भी लेना है. इसलिए ट्रायंगल हमको लेना P से A से R, R से P, PAR लाइक सॉरी ये ट्रायंगल. और उसमें DF लाइन जो है, DF किसके साथ पैरेलल है? AR. अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बाकी दो साइड्स को जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है उन साइड्स के दो पार्ट्स हो रहे. जैसे PR को इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट F पर, तो इसका एक पार्ट आ रहा PF और दूसरा क्या आ रहा? FR. वैसे साइड PA को इंटरसेक्ट कर रहा है D पे, इसके भी दो पार्ट्स आ रहे हैं, PD और D अलग. तो इनका रेशियो यानी PF/FA, PF/FA और PD/DA दोनों रेशियो क्या आएगा एक्चुअली? इक्वल. ना ये जो ट्रायंगल जब D पैरेलल टू AQ दिया था, D पैरेलल टू AQ, जो फर्स्ट पार्ट D पैरेलल टू AQ, तो उसमें ट्रायंगल में एक साइड ये यूज हो रहा है, एक साइड ये यूज हो रहा है. दूसरा जब DF पैरेलल टू AR दिया तो ट्रायंगल में एक साइड ये यूज हो रहा है, एक ये. बताइए ये साइड कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में यूज हो रहा. यानी जो पहला ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल PQA, इसमें हमने जो रेशियो निकाला था PE/EQ इज इक्वल टू PD/DA. जो सेकंड ट्रायंगल उसमें भी रेशियो क्या आएगा? PD/DA इज इक्वल टू PF/FR. यानी फर्स्ट साइड का रेशियो सेकंड साइड के रेशियो के बराबर इस ट्रायंगल में, फिर ये सेकंड साइड का रेशियो थर्ड के बराबर, फर्स्ट का रेशियो सेकंड के बराबर, सेकंड का रेशियो थर्ड के बराबर, यानी फर्स्ट और थर्ड बराबर. यस और नो? यस. यानी कौन सा रेशियो बराबर आ जाएगा? P/EQ इज इक्वल टू PF/FR. हमको अब आखिरी में प्रूफ करना है कि जो EF है, EF ये प्रूफ करना है, EF ये QR के साथ पैरेलल है. बताए जहां लाइन दी है कि ऑलरेडी पैरेलल है तो क्या अप्लाई करेंगे? BPT रेशियो निकालेंगे फर्स्ट साइड सेकंड साइड का. जहां लाइन दी ऑलरेडी पैरेलल है, रेशियो निकालेंगे सेकंड साइड थर्ड साइड. ये फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड. तो फर्स्ट ट्रायंगल में फर्स्ट साइड सेकंड साइड का रेशियो और सेकंड ट्रायंगल में सेकंड साइड थर्ड साइड. तो फर्स्ट साइड का रेशियो सेकंड साइड के रेशियो के बराबर और सेकंड साइड का रेशियो थर्ड साइड के रेशियो के बराबर. तो फर्स्ट और थर्ड साइड भी बराबर. तो फर्स्ट और थर्ड साइड हमको प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू QR. ना हमारा फाइनल रेशियो का इक्वेशन आएगा PE/EQ इज इक्वल टू PD/DA एंड PD/DA इज इक्वल टू PF/FR.
इज इट क्लियर? सो देयरफॉर P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो बताइए यहां पे लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल, लेकिन आखिरी में हमारा रेशियो इक्वल आ जा रहा है, रेशियो इक्वल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या आ जाएगा? लाइन इज पैरेलल। इज इट? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से सेम टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशन में इन यस ज़ैनुल आबिदीन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले सबसे पहले कौन सी लाइन के बारे में दिया पैरेलल है? तो जिस ट्रायंगल में D और AQ आ रहा है उसको लेंगे। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे? यस, ट्रायंगल का नाम लेंगे PAQ। ये PAQ PQA लिखे फर्क नहीं पड़ता, P से Q, Q से A से P, क्योंकि हमको लाइन D इज पैरेलल टू AQ दिया, तो जिस ट्रायंगल में लाइन D आ रहा और AQ आ रहा उसको यूज करना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल PQA, इन ट्रायंगल PQA कॉमा DE is parallel to D is parallel to AQ या QA कुछ भी बोल सकते, is parallel to AQ. So using BPT, so BPT में क्या कंडीशन है? एक्चुअली पहली कंडीशन कि एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल होना चाहिए, और जिस साइड से पैरेलल है ट्रायंगल को, उस साइड को छोड़ दिए और बाकी दो साइड जो ट्रायंगल के बच गए उनको इंटरसेक्ट करना चाहिए दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो लाइन कौन सी है? D किसके साथ पैरेलल है? AQ के साथ, और AQ के साथ जो पैरेलल, अब AQ को छोड़ दिए, बाकी दो ट्रायंगल के साइड जो PQ है उसको इंटरसेक्ट E पे कर रहा और साइड PA को इंटरसेक्ट कर रहा D पे। तो बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, और जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो साइड्स के दो टुकड़े आएंगे। बताइए साइड PQ का एक पार्ट क्या आ जाएगा? PE, दूसरा क्या आ जाएगा? EQ। वैसे साइड PA का एक पार्ट क्या आ जाएगा? PD, दूसरा साइड क्या आ जाएगा? DA। तो इसका रेशो यानी PE अपॉन EQ का जो आंसर आएगा वही आंसर PD अपॉन DA का आएगा। अज्यूम कर रहे कि सपोज ये 10 है और ये 5 है, तो बताइए 10 अपॉन 5 का आंसर क्या आएगा? 2। इसका रेशो 2 आ रहा तो इसका भी रेशो 2 आ रहा। सपोज अज्यूम करेंगे ये 6 है तो फिर ये 3 आना चाहिए, क्योंकि 6 अपॉन 3 का भी आंसर 2। दोनों का रेशो, दोनों साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स के टुकड़े इक्वल नहीं, साइड्स के जो पार्ट्स हैं उनका रेशो इक्वल। इज इट क्लियर? यूजिंग बीपीटी वी गेट, बताइए क्या इक्वेशन आ जाएगा? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA। सो PE अपॉन EQ is equal to PD upon DA. This is your equation number 1. ठीक है, यहां पे दिया D is parallel to AQ, D parallel to AQ, तो ये ट्रायंगल यूज किया। सेकंड पार्ट में दिया DF parallel to AR, DF is parallel to AR। बताइए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? सेकंड इसमें दिया कि DF is parallel to AR। तो जिस ट्रायंगल में DF भी आ रहा होगा, AR भी आ रहा होगा, तो ये है हमारा DF, ये हमारा AR। तो कौन सा ट्रायंगल? PAR, ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टाइप के स्टेटमेंट लिखेंगे। इन ट्रायंगल PAR कॉमा क्या चीज पैरेलल है? यस, DF इज पैरेलल टू AR, DF इज पैरेलल टू AR। सो यूजिंग BPT, यूजिंग BPT वी गेट, इज इट क्लियर? जीशान इक्वेशन बताइए क्या आ जाएगा? ये ट्रायंगल PAR में DF और AR पैरेलल है, तो पता है इक्वेशन क्या आ जाएगा? वेरी नाइस, सिट डाउन। सो क्या आ जाएगा? देखिए DF जो DF है किसके साथ पैरेलल है? AR के साथ, AR के साथ। तो कोई भी अगर ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड से पैरेलल है और उसके अलावा बाकी दोनों साइड जो बच गए, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट्स पे, तो देखिए साइड PA को इंटरसेक्ट कर रहा है D पे, यानी एक पार्ट PD आ रहा है, एक D आ रहा। वैसे साइड PR को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे, तो एक पार्ट PF आ रहा है, एक FR आ रहा। तो इनका रेशियो यानी PD अपॉन DA का जो भी आंसर आएगा वही आंसर PF अपॉन FR का आएगा। सो वी गेट PD अपॉन DA, BD अपॉन DA, PD अपॉन DA इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इक्वेशन नंबर 2, इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए पहले क्या लिखा हमने? लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल। यहां भी लिखा लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, लेकिन अब हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा? रेशियो इक्वल। बताइए क्या प्रूफ करना है हमको? EF, ये जो EF है, EF किसके साथ पैरेलल है? QR। EF इज पैरेलल टू QR। ना हमको प्रूफ करना है कि EF और QR पैरेलल है, तो हमको वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा जहां पे EF भी आ रहा, QR भी आ रहा। उससे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? PQR। तो ट्रायंगल P से Q, Q से R, R से P लाइक दिस। क्योंकि EF भी लाइन लेना हमको, EF, तो EF देखिए PQ और PR को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि EF QR के साथ पैरेलल है। तो जिस ट्रायंगल में EF भी आ रहा होगा
और बाद में साइड क्यू आर भी आ रहा होगा, मतलब ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, उसको लेना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर कॉमा इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव टू प्रूव, ठीक है, क्या प्रूव करना है हमको, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिखने से पहले वहां पे इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन 1 2 से इक्वेशन बना लेंगे, बाद में कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। सो पहले ट्रायंगल में बताइए कौन सा रेशियो इक्वल आ गया, ट्रायंगल पी क्यू ए में पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ए, ये आ गया। सेकेंड ट्रायंगल में क्या आ गया, पी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, बता क्या आ जाएगा, P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू किसके बराबर, पी डी अपॉन डी ए के, और यही पी डी अपॉन डी ए किसके बराबर, पी एफ अपॉन एफ आर। वी गेट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये बीच का पी डी अपॉन डी हमने निकाल दिया, P अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ए के बराबर है, लेकिन पी डी अपॉन डी ए किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो डायरेक्ट लिखा P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट पीई अपॉन ई क्यू, मतलब इसका रेशो किसका, P अपॉन ई क्यू, इसका रेशो किसके बराबर है, एक्चुअली पी एफ अपॉन एफ आर के रेशो के बराबर। तो अगर सपोज ये दोनों रेशो इक्वल, तो बताइए जो लाइन ई एफ है वो किसके साथ पैरेलल रहेगा, क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ, हेंस ई एफ is parallel to QR by converse of BPT. Hence EF is parallel to QR by converse of BPT. Is it clear? Full stop. सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसी था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे 3 ट्रायंगल आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसी है। इज इट क्लियर? सो प्लीज ऑल ऑफ यू राइट इट। So this is from R.D. Sharma exercise 7.2 question number 1 sub question number 3 page 7.19। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी आई हैव रिटन द क्वेश्चन इन शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का पेज नंबर वगैरह दे दिया। इन ट्रायंगल एबीसी, बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। डी इज पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के साथ पैरेलल है, तो इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेंगे। सो कभी भी याद रखें, व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड फिगर इज नॉट गिवन, जस्ट ड्रॉ द फिगर। सो ट्रायंगल का नाम है एबीसी और डी बीसी के साथ पैरेलल है। सो दिस इज ए बी सी, ये बी सी के साथ पैरेलल डी है, तो डी को यहां पे बना लेंगे, दिस सपोज डी। इज इट क्लियर? दिस द फिगर। सो इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का नाम एबीसी है और डी बीसी के साथ पैरेलल है ना। कोई भी एक लाइन ट्रायंगल का अगर एक साइड से पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो बाकी दो साइड्स के जो दो पार्ट्स हो गए, इनका रेशो यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन EC. That is basic proportional theorem. It is also called as Thales theorem. It is also called as Thales theorem. So triangle ABC, DE पैरेलल है BC के साथ। कोई भी एक लाइन ट्रायंगल का अगर एक साइड से पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाकी दो साइड जिसको इंटरसेक्ट कर रही उनके दो दो पार्ट्स हो रहे हैं। देखिए यहाँ साइड AB उसको D पे इंटरसेक्ट करते, एक AD हो रहा है, एक DB हो रहा। साइड AC को इंटरसेक्ट करा पॉइंट D पर, तो एक AE और EC। तो इनका रेशियो मतलब AD अपॉन DB का जो आंसर आएगा वही आंसर AE अपॉन EC का आएगा। क्या AD और AE बराबर रहेंगे? क्या AD, उसका कोई लेने देने नहीं है। AD AE बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। इज इट क्लियर? वैसे DB EC का नहीं। तो इनफैक्ट रेशियो यानी जब आप डिवीजन करेंगे, AD की जो भी वैल्यू है अपॉन DB का जो वैल्यू है, इनको डिवाइड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर AE अपॉन EC के बराबर रहेगा। इज इट? दैट इज समथिंग बट BPT। अब यहां देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, AD अपॉन DB की वैल्यू दिया है। कितना AD अपॉन DB की वैल्यू क्या दिया? 2/3। ना सीट, अगर AD अपॉन DB की वैल्यू 2/3 है तो क्या AD की वैल्यू 2 है? DB की वैल्यू 3 है? ये 2 ये 3 है? 4 6, क्या ये 4 6 हो सकता है? यस और नो? यस। तो 2 AD अपॉन DB का रेशियो अगर 2/3 है, इसका मतलब ये 2 हो सकता, ये 3 हो सकता। लेकिन अगर ये 2 है तो ये 3 है, लेकिन अगर 2 का डबल 4 है तो ये 3 का डबल 6 होगा। ये 2 का 3 टाइम अगर 6 है तो 4 का 3 टाइम्स कितना आ जाएगा? सो 3 का 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब जनरल फॉर्म में अगर कोई भी रेशियो 2/3 दिया
तो ये 2 और ये 3 ऐसा जरूरी नहीं है, ये 2 ये 3 भी हो सकता, या दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, उस 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से 4, ये 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 3 2 तो 6 से 3 है, यानी रेशो 2/3 है, तो AD की वैल्यू 2, DB की वैल्यू 3 हो सकती, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आएगा 4, यानी AD की वैल्यू 4, तो DB की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 6 होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए 6, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा 9, अगर ये 6 है तो क्या आ जाएगा 9, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए 8, इसको भी 4 से 12, 8/12, या जनरल फॉर्म में दोनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि सेम नंबर, सेम नंबर, उस नंबर को x भी अज्यूम कर सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं एक्चुअली x, यानी AD की वैल्यू 2 नहीं 2x है, क्या है 2x, हाँ x की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 2 3 है 6, लेकिन जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा भी अगर आपको कोई भी वैल्यू रेशियो के फॉर्म में दिया, किस फॉर्म में दिया, अपॉन के फॉर्म में, तो जो नंबर दिया एक्चुअली नंबर को डायरेक्ट नहीं लेंगे, हाँ ये नंबर को ये 2/3 जो है इसको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन नंबर सपोज क्या है इसका x है, इसको भी x से इससे x, तो AD की वैल्यू 2 नहीं 2x होगी, और DB की वैल्यू क्या आएगी 3x, क्या 2 और 3 भी हो सकते हैं, यस हो सकता है, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 2 और 3 हो जाएगा, यस और नो, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 है तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, यानी 4 और 6, x की वैल्यू 3 है तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, इज इट क्लियर? सो AD अपॉन DB की वैल्यू 2/3 है और AC की वैल्यू 18 है, तो देखिए जब हम BPT अप्लाई करेंगे तो रेशो AD अपॉन DB का जो आंसर है वही आंसर AE अपॉन EC का आएगा, यस सर, लेकिन हमको यहाँ पे AC की वैल्यू पूरी दिया, AC की वैल्यू हमको रेशो में दोनों पार्ट्स अलग ले लेना है, लेकिन AC की वैल्यू दिया, कितना दिया एक्चुअली 18, हमको कैलकुलेट क्या करना है AE, जिस चीज को AE कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट नहीं, EC नहीं कैलकुलेट करना है, AE, जिस साइड को हमको कैलकुलेट करना है उसको अज्यूम कर लेंगे x, क्या अज्यूम कर लेंगे एक्चुअली x, यहाँ पे एक्चुअली x यूज नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है ना, अगर यहाँ पे x यूज करते रेशो में तो फिर इसको y ले लेते, दूसरा कोड हम ले सकते हैं, इज इट क्लियर? सो बताइए पूरा AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी है कंप्लीट 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड क्या करना है AE की वैल्यू अज्यूम कर ले कि x है जो हमको फाइंड करना है, अगर AE की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं, पूरा है 18, यहां से यहां तक पूरा 18 है और ये x है, तो बताइए बचा कितना, पूरे 18 में से क्या माइनस कर देंगे x, यानी इट इज 18 माइनस x, इज इट क्लियर? इट इज 18 माइनस x, इज इट क्लियर? बाद में AD और DB की वैल्यू हम नहीं लिख रहे, AD की अपॉन DB की वैल्यू 2/3 है तो इसको 2 भी लिख सकती है, इसको 3 लिख सकती है, ऐसा नो, या इसको 2 × 2 4, इसको 3 × 2 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से इसको 4 4, तो सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, सपोज यस यहाँ पे x यूज कर ले, इसलिए यहाँ पे x यूज नहीं कर सकते, कोई भी दूसरा अल्फाबेट यूज कर सकते, सपोज 2y एंड 3y, अगर यहाँ पे हम x यूज करते तो फिर यहाँ y यूज करना पड़ता, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, इज इट क्लियर? तो AD अपॉन DB की वैल्यू 2/3 है, ये y की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि जब हम BPT का इक्वेशन लिखेंगे तो AD अपॉन DB का, AD का नंबर अलग DB का नंबर अलग अलग नहीं, AD अपॉन DB का आंसर हमको यूज करना पड़ेगा, और AD अपॉन DB का आंसर क्या यूज करेगा डायरेक्ट 2/3, तो y का कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे लिखा है सिर्फ समझाने के लिए, तो ये रेशो AD अपॉन DB की वैल्यू क्या दिया है 2/3, इसका मतलब AD की वैल्यू 2 हो सकती और DB की वैल्यू 3 हो सकती, लेकिन AD की वैल्यू 2 की जगह 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए 4 भी हो सकती, लेकिन अगर ये 4 होगा तो फिर ये 3 नहीं होगा, फिर ये भी 6 हो जाएगा, गॉट इट? अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये 6 हो गया तो फिर ये 3 नहीं बचेगा, 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इसको भी 3 से करना पड़ेगा, यानी ये 6 तो 9, इसको 4 से करेंगे इसको भी 4, इसको 5, इसको 5, यानी जनरल फॉर्म इसको y से करेंगे, y से, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा y से, सो 2y 3y, इज इट क्लियर? सो दिस थिंग, और AC की वैल्यू हमको 18 दिया, पूरी वैल्यू दिया, बताइए हमको किसकी वैल्यू दिया है AC, लेकिन BPT जब हम अप्लाई करेंगे तो पूरा कंप्लीट साइड यूज नहीं करना पड़ता, हमको क्या यूज करना पड़ता है एक्चुअली उसका पार्ट रेशियो, सो AE और EC अलग अलग, तो सपोज ये 18 है जो हमको कैलकुलेट करना अज्यूम कर रही है x है, जिस चीज को हमको कैलकुलेट करना क्वेश्चन मार्क ये कैलकुलेट करना है, सो पूरा AC 18 है लेकिन यह है x, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा 18 में से, पूरे 18 में से कितना माइनस कर देंगे x, ये बच जाएगा 18 माइनस x, इज इट क्लियर? सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, D is parallel to BC, so using BPT we get, क्या इक्वेशन आ जाएगा बताइए BPT से,
AD upon DB is equal to AE upon EC. AD upon DB is equal to AE. इनकी वैल्यूज पुट कर दिए। बताए कि हमको AD और DB की वैल्यू अलग अलग चाहिए कि उसका आंसर ऑलरेडी है हमारे पास, ऑलरेडी AD अपॉन DB 2/3 रहेगी। ये 2/3y की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो 2/3 AD अपॉन DB का आंसर 2/3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और AE की वैल्यू बताइए क्या है, x, जो हमको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू x अपॉन EC की वैल्यू क्या है, 18 माइनस x। इज इट क्लियर? सो क्योंकि डिजिशन डी BC के साथ पैरेलल है, तो D दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करते, इसके जो रेशो आएंगे क्या, AD अपॉन DB का आंसर किसके बराबर आएगा, AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB में हमने y लिखा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि AD अपॉन DB का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। क्या आंसर है, 2/3। यानी AD अपॉन DB क्या, डायरेक्ट 2/3 पुट कर देंगे, वैल्यू दिया है। अगर बताइए हमने y के फॉर्म में भी लिखा 2y अपॉन 3y, ये 2y ये 3y, तो y कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन जरूरत नहीं लिखने की। और AE की वैल्यू जो हमको फाइंड करना है, जिस चीज को फाइंड करना उसको x लिया, तो AE की वैल्यू हमारी x है, AE की वैल्यू x है। और EC की वैल्यू फिर क्या है, पूरा 18 दिया हुआ है, 18 और ये x है, तो बचा हुआ पार्ट कैसे निकालेंगे, पूरा लेंगे 18, उसमें से क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे, 18 माइनस x। अब क्या करना पड़ेगा इसके बाद में कैलकुलेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 18 माइनस x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? सो विल गेट 2 into 18 minus x. So 2 into 18 minus x is equal to 3 into x. Is it a cross multiplication? So 2 into 18 minus x is equal to 3 into x. Solve कर ली, bracket open, 2 into 18 is 36 minus 2 into x is 3x. अब पूरे x को एक साथ ले लेंगे। बताइए यहाँ पे देखिए x है, ये माइनस 2x को आने आएंगे, तो यहाँ इज इक्वल टू जब भी क्रॉस करेगा साइन बदल जाएगा, माइनस 2x का क्या आ जाएगा, सो 36 इक्वल टू 3x 5x, यानी 36 इक्वल टू 5x। बताइए 36 इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 नीचे आ जाएगा, 36/5, 27.2, ठीक है। सो अगर समझ में आ रहा है ठीक है, वरना डिवीजन कर लिए, 5 7 35 1। याद रखिए कैलकुलेशन यार मैथ्स का सोल, मैथ्स की जान है कैलकुलेशन, एकदम परफेक्ट करना, उसमें गलती नहीं करना है। सो 5 7 35, 30 माइनस 35, 1 आ गया। अब यहाँ बताइए डिजिट्स खत्म हो गए, डिजिट्स, लेकिन यहाँ नीचे बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और इस डेसिमल पॉइंट के लिए यहाँ 0 डालेंगे। अगर ये नंबर अगर ये नंबर इसके बाद भी अगर डेसिमल पॉइंट पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, इसके बाद भी नंबर छोटा होता, ये सपोज ये 50 होता, सपोज ये बड़ा रहता, तो एक डेसिमल पॉइंट का 0 पुट कर दे, फिर भी अगर ये छोटा रहता, सपोज अभी तो नहीं है क्योंकि 5 2 टाइम चले जाएगा, लेकिन अगर छोटा रहता तो यहाँ पे एक 0 पुट करते और यहाँ एक और 0 पुट करते। इज इट? सब रूल्स याद रखिए। सबसे आसान है एडिशन, उससे थोड़ा डिफिकल्ट है सब्सट्रैक्शन, आसान है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिफिकल्ट है, तो रूल सब मालूम होना चाहिए। यहाँ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 0, तो बताइए 5 10 में आएगा कितने टाइम्स, एक्चुअली 2 टाइम्स, सो 5 2 10, इट इज 0, सो इट इज 7.2। और हमको AC की जो वैल्यू दिया वो 18 सेंटीमीटर यूनिट दिया है, तो जो फाइनल आंसर हमारा आए, x की वैल्यू, AE की वैल्यू आई, इसमें भी सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर आपने यूनिट लिखे तो मार्क्स कट जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर यहाँ सिर्फ 18 रहता, साथ में सेंटीमीटर नहीं रहता, यहाँ पे भी आप 7.2 लिख सकते थे, या सिंपली 7.2 यूनिट्स। अगर नाम दिया सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, अगर दिया था मीटर तो मीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर, लेकिन अगर यूनिट्स की वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे आंसर में आप 7.2 यूनिट्स, UNITS यूनिट्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो 7.2, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो हमको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना था, AE वही x है हमारा, हेंस AE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट कंप्लीट।
प्लीज ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर 7 सेम वही क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी सेम क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी ठीक है हाशिर क्या है ट्रायंगल का नाम क्या है एबीसी और डी लाइन बीसी के साथ पैरेलल है और उसमें दिया हुआ है एडी की वैल्यू 2 क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर 7 इट इज इन द बुक एडी की वैल्यू 2 दिया है और डीबी की वैल्यू अलग से नहीं दिया है एबी की वैल्यू दिया है किसकी वैल्यू दिया है हमको एडी की वैल्यू 2 दिया हुआ है और ए से लेकर बी तक 6 दिया हुआ है लेकिन बताइए जब हम बीपीटी अप्लाई करेंगे तो हमको एडी की वैल्यू चाहिए और डीबी की वैल्यू चाहिए क्योंकि एडी अपॉन डीबी आएगा इज इट क्लियर सो ये है 2 ये है 6 तो बताइए फिर कितना रहेगा जितना पूरा है 6 उसमें से 2 माइनस करेंगे 6 minus 2 that will be equal to how much 4 this will be 4 6 minus 2 is it clear now हमको फाइंड करना है ए ही फाइंड करना है ए तो ए की वैल्यू जिसको फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लिया x तो x का आंसर आ जाएगा मतलब ए का आंसर आ जाएगा सो हमको ए फाइंड करना है इसके लिए x और AC की वैल्यू 9 दिया है बताइए पूरा A से लेकर C तक पूरा 9 दिया है कंप्लीट 9 ये 9 और ये x तो बताइए बचा हुआ कितना आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे करेंगे बचे हुए को लिखेंगे x minus 9 क्या लिखेंगे x minus 9 गलत रहेगा ठीक है x minus 9 नहीं क्या रहेगा क्यों रीजन क्या 9 minus x क्यों रहेगा x minus 9 क्यों नहीं रहेगा क्योंकि 9 बड़ा नंबर है ये पूरा है ये पूरा 9 है पूरा ये सॉरी x है इज इट क्लियर तो यहाँ पूरा 9 में से x माइनस करेंगे हाँ अगर ये x रहता ये रहता x और ये रहता 9 ये रहता x ये रहता 9 तो बचा हुआ क्या रहता फिर x minus 9 रहता इज इट क्लियर सब्सट्रैक्शन आप कर रहे यानी पूरा अगर सपोज यहाँ पे 9 है और ये है x तो बचा हुआ क्या रहेगा पूरे 9 में से x को माइनस करेंगे लेकिन हाँ इस 9 की जगह यहाँ x रहता और यहाँ पे अगर 9 रहता फिर बचा हुआ क्या निकालते फिर यहाँ पे x रहता तो x minus 9 करना पड़ता इज इट क्लियर सो दिस आई थिंक सो AD इज इक्वल टू AD 2 दिया यूनिट इज गिवन सेंटीमीटर जैसे सो AD इज इक्वल टू सेंटीमीटर AD 2 सेंटीमीटर दिया है और हमको DB नहीं दिया क्या दिया हुआ है AB दिया है AB इज इक्वल टू हाउ मच 6 सेंटीमीटर सो AD 2 सेंटीमीटर AB 6 सेंटीमीटर तो वहां से DB आ जाएगा सो DB इज इक्वल टू बताइए DB का आंसर कैसे निकालेंगे पूरे AB में से क्या माइनस करना पड़ेगा AD दैट इज इक्वल टू AB माइनस AD दैट इज इक्वल टू 6 minus 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हर जगह यूनिट आपको लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे सो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जो A ही हमको फाइंड करना उसकी वैल्यू x अज्यूम किया है दिस इज x लेट A इज इक्वल टू x और हमको AC की वैल्यू दिया AC की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर AC is equal to 9 सेंटीमीटर सो EC बताइए A ही x है और AC पूरा 9 है तो EC की वैल्यू क्या रहेगा पूरा 9 में से क्या माइनस करना पड़ेगा x सो EC इज इक्वल टू AC माइनस EC इज इक्वल टू कंप्लीट AC माइनस AE इज इट क्लियर AE की वैल्यू कितना है x और AC की वैल्यू कितनी है 9 हमको फाइंड EC करना है तो EC को ऐसे कैसे निकालेंगे पूरा AC ले लेंगे AC 9 और पूरे AC में से इतना AE माइनस कर देंगे सो AC माइनस AE दैट इज 9 माइनस x उसके बाद एज BD is parallel to sorry D is parallel to BC D is parallel to BC so as D is parallel to BC so using so basic proportionality theorem proportionality की स्पेलिंग आपको बताया था प्रो PRO pro portion PURTI portion then Ali 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 then TY basic proportionality theorem we get okay what you'll get actually so D BC के साथ पैरेलल है तो BPT यूज करके इक्वेशन क्या आएगा योरसेल्फ BPT का इक्वेशन बताइए D is parallel to BC ये लाइन इससे पैरेलल और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर दो BPT का इक्वेशन क्या बनेगा
AD upon DB is equal to AE upon EC. So it is AD upon DB. AD upon DB is equal to AE upon. Now put the values. So AD की वैल्यू हमारे पास है 2 अपॉन DB की वैल्यू भी आ चुकी 4, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू AE की वैल्यू हमको कैलकुलेट करें जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं x. EC की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस x. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9 माइनस x इज इक्वल टू 4 इंटू x. सो 2 9 is 18. x वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा. एटीन इज इक्वल टू 4x और ये माइनस 2x जाएगा प्लस 4x प्लस 2x एंड दैट इज इक्वल टू 6x. यानी 6x इज इक्वल टू 18. सो x इज इक्वल टू, तो 6x इज इक्वल टू 18. x इक्वल टू 6 नीचे आ जाएगा 18 अपॉन 6 एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर. Is it clear? So finally answer is, so AE is equal to x is equal to 3 centimeter. Okay, simple question. तो by 4 यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2. Is it clear? So please write it. Good afternoon everybody. So this is from R.D. Sharma exercise 7.2 question number 1 sub question number 11 page 7.19. ट्राइंगल ABC एक कॉमन क्वेश्चन. ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC जिसमें D BC के साथ पैरेलल दिया हुआ है. D is parallel to BC. So whenever I am giving explanation, please just look in front and keep the pen down. No need of pen now. Keep the books closed. All information to be transferred from board to brain, BB, board brain. Then from it, once it is stored in brain, you can copy in your copy any number of times. Yes or no? Yes. So what is the question? एक ट्राइंगल ABC है. ट्राइंगल क्या है? ABC जिसमें D BC के साथ क्या है? पैरेलल. Those who are absent, I'll be asking questions. Just pay attention. So ट्राइंगल ABC है. ट्राइंगल ABC में D BC के साथ पैरेलल है. अगर ट्रायंगल के एक साइड से एक लाइन पैरेलल है जो बाकी, यानी जैसे फॉर एग्जांपल D किसके साथ पैरेलल है? BC के साथ. ट्रायंगल की 3 साइड्स है, AB है, BC है, C है. ये 3 साइड्स है. 3 साइड्स में से लाइन D एक साइड के साथ पैरेलल है और जिस साइड के साथ पैरेलल उसको छोड़ के बाकी 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है. साइड AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पे, साइड AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पे. सो कोई भी एक लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है और बाकी 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्ट करने से क्या हो रहा? साइड AB के 2 टुकड़े आ रहे, एक AD आ रहा है, एक DB आ रहा. क्या आ रहा है? AD और DB. साइड AC की भी 2 टुकड़े आ रहे, AE और EC. सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है? अगर कोई भी एक लाइन, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग 2 साइड्स, देन द रेशो, कौन कौन से रेशो? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो AD और AE इक्वल नहीं है, बल्कि AD के जो वैल्यू रहेगी उसको डिवाइड करेंगे DB की वैल्यू से. इसका जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा अगर आप AE को EC से डिवाइड करेंगे. अज्यूम करेंगे सपोज ये 6 है और ये 3 है, बट 6 अपॉन 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 2. तो 6 और 3 इसका रेशो कितना आ गया? 2 आ गया. तो इधर अगर सपोज अज्यूम करेंगे ये 10 है तो ये 5 होगा, क्योंकि यहां भी 10 अपॉन 5 आंसर 2 आएगा. ठीक है, लाइक दिस. याद रखिए, कोई भी अगर एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है जो बाकी 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है ना, कोई भी एक लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है तो जिस साइड से ये लाइन पैरेलल है, क्या ये साइड इसको इंटरसेक्ट कर सकता? नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल है. यानी लाइन जहां तक भी आप एक्सटेंड करेंगे, तन्मय पांडे, जहां तक भी एक्सटेंड करेंगे ऐसे पैरेलल जाएगी. यस और नो? जैसे 2 रेलवे ट्रैक देखे ना, रेलवे ट्रैक एकदम सीधी आती, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या? नहीं. सो अगर लाइन DE BC के साथ पैरेलल है तो DE BC को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता. हाँ, बाकी तो ट्रायंगल से जो 2 साइड्स उनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग 2 साइड्स at 2 different points, then the ratio AD upon DB is equal to AE upon EC. So यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल आएगा. ये है BPT.
बीपीटी क्या है, अगर एक लाइन पैरेलल है तो इनका रेशो क्या आएगा, इक्वल। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी उल्टा है, बीपीटी है अगर लाइन पैरेलल तो रेशो इक्वल, और कन्वर्स में अगर रेशो इक्वल तो लाइन पैरेलल। इज इट क्लियर? तो बीपीटी में क्या है, दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रेशो इक्वल। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में लाइन पैरेलल नहीं दिया है, रेशो इक्वल दिया हुआ है कि रेशो इक्वल है। और किसका, एडी अपॉन डीबी का जो आंसर है, रेशियो ने डिवाइड करना पड़ेगा, एडी अपॉन डीबी का जो भी आंसर है वही आंसर ए अपॉन ईसी का है। सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में रेशो इक्वल दिया रहेगा, अगर रेशो इक्वल तो लाइन पैरेलल। ठीक है, तो बीपीटी में कंडीशन क्या है, लाइन पैरेलल दिया हुआ है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, रेशो इक्वल। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में रेशो इक्वल दिया हुआ है, रेशो, फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, लाइन पैरेलल रहेगी। दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एक दो क्वेश्चंस के भी आपने किए इसके पहले सॉल्व एग्जांपल में ना, यहां पे लाइन पैरेलल है तो बीपीटी अप्लाई करेंगे, लेकिन बीपीटी अप्लाई करने के बाद हमको जो रेशो मिलेगा, रेशो में एक टर्म एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एम अज्यूमिंग आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे बताएंगे शॉर्ट में, यू हैव टू पे अटेंशन। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे बताइए क्या लिखेंगे, एज लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी, लाइन डी बीसी के साथ क्या है, पैरेलल, इसलिए रेशो इक्वल आ जाएगा। विच रेशो, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। सो एज डीई इज पैरेलल टू बीसी, सो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, सो यूजिंग बीपीटी वी गेट क्या मिल जाएगा, एडी अपॉन, सो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इज इट क्लियर? सो एडी अपॉन, ओके महंक, सो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एडी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4x माइनस 3, डीबी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3x माइनस 1, ए की क्या पुट करेंगे, 8x माइनस 7, ईसी की जगह 5x माइनस 3। ये वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे। सो अब एडी देखिए, एडी की जगह 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 अपॉन, और कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स रहे उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करें, अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में अच्छा रहेगा। तो ये एडी की जगह 4x माइनस 3 अपॉन डीबी, डीबी की जगह 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, बाद में ए की जगह पुट करेंगे 8x माइनस 7, नोट हो गए एट द बैक, ए की जगह पुट करेंगे 8x माइनस 7, ईसी की जगह पुट करेंगे 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। इज इट क्लियर? यस पीयूष, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? अभी क्या करेंगे पीयूष? अब इसके बाद क्या करेंगे, रेशियो इक्वल, यहां पे रेशियो इक्वल में वैल्यूज पुट कर दिया। हाशिर क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू नाउ? एक्स की वैल्यू हमको निकालना, क्या करेंगे अब? यस जीशान, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको आता है जीशान को, चलो सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5x माइनस 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3, सो 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। इज इट क्लियर? एंड वेन एवर यू आर डूइंग कैलकुलेशन तो ध्यान रखिए, एक्चुअली मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार में करेक्ट आंसर, क्योंकि एग्जामिनेशन में बस अभी एक ही बार करेंगे और आप नहीं चेक करेंगे, कोई दूसरा चेक करेगा आपका आंसर। यस और नहीं? यहां पे अभी चांस है कि एक बार आपने कर लिया, फिर आंसर चेक किया, अरे टैली नहीं हो रहा, तो फिर से देखते कहां गलती हो रही। लेकिन ये मौका आपको दोबारा वाला मौका एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस है। जहां पे भी न्यूमेरिकल्स है, जब आप नीट करेंगे, जेई करेंगे, तब भी फिजिक्स में, फिजिकल, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जहां भी न्यूमेरिकल्स है, तो आपकी प्रैक्टिस ही ये चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट करेक्ट आंसर। सेकंड थर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस आपके सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में करेक्ट हो रहे, एग्जामिनेशन में बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे वो। गॉट इट? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। अब मल्टीप्लिकेशन आपको करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप।
अब क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट 5x माइनस 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x, यानी क्या लिखेंगे इक्वेशन, 4x इंटू 5x माइनस 3, फिर बीच में -3 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां दो टर्म्स है, ठीक है, हम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से। फर्स्ट टर्म क्या है 4x, सेकंड ब्रैकेट पूरा क्या है 5x माइनस 3, सो यू विल गेट 4x इंटू 5x माइनस 3, 4x इंटू 5x माइनस 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, -3 आएगा। अब -3 इंटू ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट, इसीलिए तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से, फिर बाद में बीच में माइनस साइन आ गए, माइनस साइन, फिर सेकंड टर्म 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से। वैसे ही राइट साइड वाले टर्म बताइए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म 8x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3x माइनस 1, 8x इंटू 3x माइनस 1, 8x इंटू 3x माइनस 1। उसके बाद साइन कौन सा आएगा बीच में, माइनस, और अब सेकंड टर्म 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1। सो एग्जाम में आपको नंबर ऑफ स्टेप्स आपको लग रहे होंगे ज्यादा, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करना है, प्लीज ऐसे ही करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आपको दोबारा क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट टर्म 4x से मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 3, बीच में माइनस साइन, 3 से मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 3 इज इक्वल टू राइट साइड का टर्म 8x, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया सेकंड ब्रैकेट से 8x इंटू 3x माइनस 1, बीच में माइनस साइन, फिर सेकंड टर्म 7 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 1। नाउ जस्ट सी इट, का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नंबर को नंबर के साथ, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नमनप्रीत, नंबर विथ नंबर, अल्फाबेट विथ अल्फाबेट। 4 इंटू 5 20, x इंटू x x स्क्वायर, so it is 20x square. Is it clear? Pay attention. So 4 into 5 is 20, x into x square. Then 4 into 3 12, it is minus sign, so minus 12x. ठीक है, here it is both the terms contain x, so x into x square. But in this actually second term, x is present here and x is not present here. So just multiplication of number, 4 3s are 12, और x यहाँ पे कोई अल्फाबेट है तो x ही रहेगा. So minus sign, minus 4 3s are 12, 12x. Is it clear? Then minus sign, minus 3 into 5, minus 15x, minus 15x. Then minus minus, plus, minus into minus is plus, 3 3s are 9, so it is plus 9. Is it clear? और कैलकुलेशन यही जान है पूरे मैथ्स की, कैलकुलेशन कहीं आप पीजी करिए, कुछ भी करिए, पीएचडी कर लिए मैथ्स में, कैलकुलेशन इज द सोल। कैलकुलेशन में गलती क्या पूरा खत्म हो जाएगा। गॉट इट? सब समझ में आ गया। 4 into 5, 4 into 5, x into x, 20x square. Then minus sign, minus 3 into 4 is minus 12, minus 12 into x. Okay. Then minus 3 into 5 is minus 15x. Then minus minus plus. So minus 3 into minus 3 is equal to 3 3s are 9, minus minus plus, plus 9. Is it clear? Is equal to, now 8 3s are 24, x into x, x, so it is 24x square. Then 8 into minus 1, minus 8, 8 into minus 1, minus 8x. Okay. Then minus 7 into 3, minus 21x. Then minus minus plus, 7 into 1 is 7, so minus minus plus, 7 into 1 is 7, so plus 7. Okay. अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर कौन सा, x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ देखिए सेकंड, उसके छोटा पावर x का पावर 1, x का पावर 1, यहाँ x का पावर टर्म नहीं है। Is it clear? So this is it. अभी सर आप so 20x square minus 12x minus 15x plus 9 is equal to 24x square minus 8x minus 21x plus 7. Is it clear? ना इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये देखिए 20x square, 20x square minus 12 minus 15, minus 12 minus 15 कितना आ जाएगा? तो अच्छे से ध्यान रखिए, अगर minus 12 माइनस 15 का अगर मल्टीप्लीकेशन रहता, माइनस 12 माइनस 15 का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन अगर सिंपली माइनस 12x है माइनस 15 है तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता। याद रखिए, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 हो जाएगा। सो अगर माइनस 3 माइनस 4 के बीच में इंटू है, इंटू साइन, माइनस 3 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, 3 4 12। लेकिन अगर सिंपली माइनस 3 माइनस 4 है, बीच में इंटू नहीं है, इट विल रिमेन माइनस 7। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता अगर बीच में क्या रहा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं रहा तो माइनस 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 ही रहेगा। ओके, सो इज 20x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 15 इज हाउ मच, 12 और 15 ऐड करने से कितना आएगा, जब भी साइन सेम है ऐड कर दिए, 12 और 15 कितना आ जाएगा, 27, सो इट इज माइनस 27x।
देन प्लस 9 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर, देन -8 -21, तो 21 और 29 आ जाएगा, दोनों का साइन सेम है, -29x, सो इट इज -29x, देन +7। अभी सभी टर्म को आप एक तरफ ला सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो ऐसा रहेगा, ठीक है, 20x स्क्वायर -24x स्क्वायर लाइक दिस, सी। सो अब सारे टर्म को x स्क्वायर वाला टर्म है इज इक्वल टू के राइट से जो है उसको भी लेके आ जाएंगे, सो विल गेट 20x स्क्वायर -24x स्क्वायर, माइनस साइन क्यों, क्योंकि 24x स्क्वायर प्लस है लेकिन इज इक्वल टू के राइट में है, इज इक्वल उसको लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, इज इट क्लियर। बाद में -27x और ये -29x इज इक्वल टू के राइट में उसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, प्लस, फिर ये +9 और ये +7 इज इक्वल टू के राइट में उसको लेफ्ट में लाएंगे क्या आ जाएगा, -7, और सारे टर्म को आपने शिफ्ट कर दिया तो यहां पे आ जाएगा 0। सो 20x स्क्वायर, ये 24x स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में लेफ्ट में लाएंगे -24x स्क्वायर, फिर -27x -29x को लेफ्ट में लाएंगे प्लस, +9 +7 को लाएंगे -7, नो 20x स्क्वायर -24, तो याद रखिए दोनों का x स्क्वायर सेम है, सिर्फ नंबर का कैलकुलेशन करना पड़ता, 20 -24 कितना आ जाएगा, -4x स्क्वायर, फिर -27 +29 अपोजिट साइन है, यहां पे भी देखिए अपोजिट साइन तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ता, और सब्सट्रैक्शन में बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करना है, लेकिन साइन बड़े नंबर का पुट करना पड़ता, तो 24 -20 कितना आ जाएगा, 4, लेकिन बड़ा नंबर 24 का साइन -3 -4, ये देखिए 27 और 29 अपोजिट साइन है, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, 29 -27 कितना आ जाएगा, 2, और बड़ा नंबर 29 उसका साइन पुट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, +2, देन +9 -7 इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 0। नाउ सबको 2 से डिवाइड कर, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, सो हाउ मच विल गेट एक्चुअली, -2x स्क्वायर +x -2x स्क्वायर +x +1 इज इक्वल टू 0, इज इट क्लियर। नाउ ज्यादा अच्छा रहेगा अगर फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव रहा तो, ज्यादा अच्छा रहेगा फर्स्ट टर्म कैलकुलेशन में, फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव रहा तो, फर्स्ट टर्म को अगर पॉजिटिव करना तो क्या करेंगे, सबके साइन को रिवर्स कर दिए, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना तो क्या करें, साइन रिवर्स, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का सो विल गेट, आफ्टर दिस विल गेट 2x स्क्वायर -x -1, तो फर्स्ट वाला टर्म जो x टू द पावर 2 वाला है उसका टर्म देखिए साइन नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर सपोज फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहा, लेकिन इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए साइन इनवर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका साइन इनवर्स करना, सब साइन इनवर्स करना पड़ेगा, ये माइनस को प्लस कर रहे तो ये प्लस को क्या करेंगे, माइनस, ये प्लस को भी क्या करेंगे, माइनस, सो 2x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हमको x कैलकुलेट करना है, सो इट इज 2x स्क्वायर, तो इसका साइन रिवर्स किया सिर्फ, हाउ मच विल गेट 2x स्क्वायर, तो ये माइनस का प्लस कर दिया तो प्लस का क्या कर देंगे, माइनस, प्लस का माइनस, सभी साइन को रिवर्स कर देंगे, ये माइनस का प्लस कर देंगे, देन माइनस माइनस, सो विल गेट 2x स्क्वायर देन -x, इक्वेशन नंबर 1। ना इस टाइप के इक्वेशन जहां पे अल्फाबेट का मैक्सिमम पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फाबेट x का मैक्सिमम पावर 1 रहता तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, लाइक दिस कंटिन्यूस, इट क्लियर। बाद में क्यूबिक है, पावर 3 रहता, 4 बाय क्वाड्रेटिक, लाइक दिस। सो 2x स्क्वायर -x -1 ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया, अब उसका भी बता दे रहे प्रोसीजर के कैसे सॉल्व करते। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैक्सिमम पावर x का 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है पावर 2 वाला, और ये पावर 1 वाला टर्म है, ये कुछ भी पावर नहीं, यानी इसको बोल सकते पावर 0 वाला टर्म है, ठीक है। इसको 1 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, सुनो, जहां पे x नहीं है मतलब पावर 0 वाला टर्म है, ये पावर 0 वाला टर्म है, ये x पावर 1 वाला टर्म है, x पावर 2 वाला टर्म। तो क्या करना पड़ता है इसको सॉल्व, पावर 2 वाले जो टर्म के साथ नंबर है ये, और पावर 0 के साथ जो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा, ये +2 है, +2 इंटू ये -1 है, बोले +2 इंटू -1 कितना आ जाएगा,
इट इज -2। सो क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, पावर 2 वाला जो टर्म है उसके साथ जो नंबर दिया और जो कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, जहां पर एक्स वाला टर्म दिए नहीं, इसका साइन लेकिन साथ में लेना, यहां पे भी साइन, अगर यहां साइन रहता कुछ वो भी लेना पड़ता, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -2। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आ गया इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि बीच में जो हम टर्म, इसको जो स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट, इसको दो टर्म में स्प्लिट करना पड़ता है बीच के टर्म को, इसको जब स्प्लिट करेंगे तो दो टर्म जो लेंगे दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव वाला टर्म रहेगा, एक नेगेटिव, कंफर्म। अगर यहां पे प्लस साइन आता, प्लस साइन, तो वो इंडिकेट करता है कि यहां पे जो दो टर्म में आप स्प्लिट करेंगे दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या दोनों माइनस माइनस से दोनों प्लस प्लस। लेकिन यहां पे अगर इसका आंसर में नेगेटिव साइन आ गया, क्या इंडिकेट कर रहा है कि बीच वाले टर्म को जब हम दो टर्म में स्प्लिट करेंगे तो दोनों का साइन नेगेटिव है ना, दोनों का साइन अपोजिट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे टर्म ढूंढना पड़ेगा, दो ऐसे नंबर देखना पड़ेगा, यस, जिसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर -2 आता है, -2, और जिसके एडिशन का आंसर -1 आएगा। दो ऐसे नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर -2 और बाद में एडिशन का आंसर कितना, -1। कौन कौन से नंबर, -2 और +1। बताइए -2 और +1, अगर -2 और +1 आपने इसको ऐड किया, बताइए -2 +1 साइन अपोजिट, तो आंसर -1 आएगा। यहां x के साथ देखिए -1 है, कुछ नहीं है ना, 1 है, -1, और इनको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 1 2, माइनस इंटू प्लस, माइनस -2 लाइक दिस। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिट करेंगे, ये जो बीच वाला टर्म है ना -1, इसको स्प्लिट करेंगे। इसके दो टर्म, कौन से दो टर्म आएंगे, -2 और +1, यानी अब हमारा तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को वैसे ही लिखना है, 2x² -1, ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म वैसे। हाँ, यहां -1 किया, -1x किया, क्या लिखेंगे हम, -2x + 1x। ठीक है, so it is -2x + 1x लिखा तो भी चलेगा, सिंपली x लिखा तो भी चलेगा। This not visible. So 2x² - 2x + 1x, गॉट इट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखिए मेथड क्या है, पावर 2 वाला टर्म जो है उसके साथ जो नंबर दिया हुआ है कांस्टेंट, ये नंबर जो दिया हुआ है, और बाद में कांस्टेंट जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 को और -1 को मल्टीप्लाई करना, और आंसर क्या आ गया, -2। ये माइनस साइन क्या बताता, इस मिडिल टर्म को जिस दो टर्म में हम स्प्लिट करने वाले दोनों का साइन अपोजिट रहेगा, साइन क्या रहेगा, अपोजिट। माइनस साइन से पता चलता, अगर यहाँ पे सपोज +2 आता, दोनों का साइन सेम रहता। हाँ, दोनों माइनस भी हो सकते, दोनों माइनस या प्लस, लेकिन साइन सेम रहेगा। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन कौन से टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 वाले जो टर्म है उसके साथ जो नंबर दिए, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। और ये है लीनियर कोएफिशिएंट पावर 1 के साथ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है ना, पावर 2 के साथ जो नंबर दिया वो, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए, 2 × -1, आंसर जो भी आ गया, आंसर का साइन आपको बताता है कि मिडिल टर्म को जिस दो टर्म में आप स्प्लिट करेंगे उनका साइन सेम रहेगा कि अपोजिट, तो माइनस साइन है ना, अपोजिट। अब आपको दो ऐसे नंबर देखना पड़ेगा जिस नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आंसर -2 आएगा और जिस नंबर के एडिशन का आंसर -1 आ गया। यहां देखिए कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है, -1, तो -2 + 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा, और -2 + 1 को आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1। बताइए -2x + 1x आंसर कितना आ जाएगा, -1x आ जाएगा, मतलब यही आंसर आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन को चेंज नहीं किया, सिर्फ मिडिल टर्म को दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब बताइए इसके बाद कॉमन ले लिया, यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है, x का एक पावर कॉमन है, यहाँ 2 पावर यहाँ 1, तो x का एक पावर कॉमन है, तो यहाँ पे लिए 2x × बताइए 2x लिया, 2x² था तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2x पूरा कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, फिर याद हो जाएगा 1 कॉमन ले लिए, अभी दोनों में x - 1 कॉमन ले लिए, सो व्हाट विल गेट 2x + 1, ये 2x + 1 × x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 × x - 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 तभी आ सकता है, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, फिर सेकंड नॉन 0 चलेगा, या सेकंड टर्म 0 होगा, या दोनों 0 हो सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन, बीच मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0, मतलब या तो पहला नंबर 0, या दूसरा नंबर 0, या दोनों 0। सो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और x - 1 इज इक्वल टू 0।
ना 2x + 1 अगर 0 रहेगा तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो +1 यहां जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x = -1, ये +1 यहां शिफ्ट कर देंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करें 2x = -1 और x = -1/2, ये -1 है 2 मल्टीप्लीकेशन में, याद रखिए यहां पे जब आएगा तो डिवीजन में आएगा, x = -1/2, यहां पे x -1 = 0 मतलब x = क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा +1, x = 1, यानी x की दो वैल्यूज हो सकती, ये इक्वेशन में x की जगह अगर हमने -1/2 पुट किया ये इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड का आंसर 0 है ना, लेफ्ट का भी 0 आएगा, ये x की अगर हमने 1 पुट किया तो भी राइट हैंड साइड का आंसर 0, लेफ्ट भी 0 आएगा, यानी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, दो, कौन कौन सी है, तो x की वैल्यू -2 -1/2, अगर x की जगह -1/2 पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आएगा, ये x की वैल्यू 1, लेकिन अगर x की वैल्यू -1/2 हमने यहां पुट कर दिया, देखिए x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दिया, बट यहां पे अगर पुट कर दिया -1/2 तो यहां पे आंसर आ जाएगा -2 और -3, आंसर क्या आ जाएगा -5, यानी ट्रायंगल का ये साइड नेगेटिव आ गया -5, लेकिन कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता क्या, कभी नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू -1/2 नहीं लेंगे, इज इट क्लियर। हाँ, अगर x की वैल्यू -1/2 यहां पुट करने के बाद आंसर आपका पॉजिटिव आता है, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो x की नेगेटिव वैल्यू ले लेते थे, गॉट द पॉइंट। तो उससे मतलब नहीं कि x नेगेटिव इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि x की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको अगर यहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो साइड की जो लेंथ है ना, ये लेंथ नेगेटिव आएगी, और कोई भी एक साइड की लेंथ अगर नेगेटिव आ गया तो उसको इग्नोर कर देना पड़ेगा, फिर नहीं ले सकते, एक साइड भले 3 पॉजिटिव आ गया एक भी नेगेटिव आ गया तो इग्नोर करना है, इज इट क्लियर, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का साइड या कोई भी मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होगा, इज इट क्लियर। तो बताइए इसकी अगर -1/2 यहां पुट करके देख ली -1/2, बताइए यहां पे -1/2 यानी हाफ, तो 4 का हाफ कितना आ गया 2, और माइनस यानी माइनस आ जाएगा -2 -3 कितना आ जाएगा -5, यहां पुट करिए तो -1.5 आएगा, -1.5 -2.5, एक भी नेगेटिव आ गए बाकी देखने की जरूरत नहीं है, इज इट क्लियर। इसलिए x की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे यहां पे क्योंकि लेंथ नेगेटिव होगा, ओके। as all the length of sides of triangle are always positive, as all the length of sides of triangle are always positive, so x is not equal to -1/2, hence x is equal to, this is the answer, hence x is equal to 1, और x की वैल्यू आप 1 पुट करके देख लिए, आपको कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं मिलेगा, x के लिए यहां 1 पुट करिए, 4 1 = 4, 4 - 3 1, 3 1 = 3, 3 - 1 2, 5 1 = 5 - 3 2, यहां पे भी 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करने से, अगर x की वैल्यू 1 पुट करने से नेगेटिव आता तो फिर दोनों आंसर गलत हो जाते, फिर इज इट क्लियर। लेकिन x की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो आपके साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स के लिए नेगेटिव आएंगे और 1 पुट करने से पॉजिटिव आएंगे, इज इट क्लियर। जस्ट राइट प्लीज, सॉल्व कर लीजिए, those who have not solved please write it. तो 10th क्लास के बच्चे जो 2021 उनके डिमांड पर एक शायरी बता रहे थे, तो ऑलरेडी शायद इसके पहले कहा होगा, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है, और बहुत गुरूर है तुझे सर फिरे तूफान, और बहुत गुरूर है तुझे सर फिरे तूफान, हमें भी सिद्ध है मगर के दरिया को पार करना है।